Hello. So, hi. This class is for BTech students, and this is fundamental of reactive circuit. This is for fundamental of reactive circuit. Fundamental of reactive circuits, and this is for BTech electrical. Now, यहाँ पर हम आज जो बात करने वाले हैं और वो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर, जिसको आप लोगों ने ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन आरसी और आरएल सर्किट की बात करी है, या हम बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ द नेटवर्क, या हम बोलते हैं स्विचिंग ऑफ द सर्किट, राइट। तो यहाँ पर हम कैपेसिटर और इंडक्टर की बिहेवियर मालूम करेंगे कि हाउ इट बिहेव्स विद द स्विच, यानी कि यहाँ पर हमारे लोगों को ये डिसाइड करना होगा, हमारे लोगों को ये पढ़ना होगा कि व्हेन वी आर यूजिंग स्विच विथ डीसी सर्किट, व्हेन वी आर यूजिंग स्विच विथ डीसी सर्किट, what is happening, what is the response. Sometimes people say that DC is blocked by capacitor. Okay, so how and what is the after effect if DC is blocked by a capacitor, right, in a steady state. So here we are going to study the behavior of capacitor as well as inductor in DC circuit with resistor. यहाँ पर हम रेजिस्टर भी यूज करेंगे और हम उसके बाद डीसी सर्किट का बिहेवियर देखेंगे कि व्हाट्स हैपनिंग, एंड दिस इज वन ऑफ द टिपिकल दिस इज वन ऑफ द टिपिकल सब टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्विचिंग. सो बहुत लोग घबराते भी हैं, तो बट आई थिंक यहाँ पर घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, एंड वी कैन सॉल्व दीज थिंग्स using two methods. One, Laplace was also given, Laplace Laplace technique, right? And second is our basic differential equation, differential equation. But before that, we have to study the basic characteristic of inductor and capacitor. What is the basic character of inductor and capacitor? Okay, how it behaves. तो हम बात करते हैं जब बेसिक कैरेक्टर ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैपेसिटर की. दिस इज फॉर कैपेसिटर, राइट, दिस इज कैपेसिटर एंड दिस इज इंडक्टर. As we know that these are two different things. One is used in electrical circuit, and second one is used in magnetic circuit, right? Behavior थोड़ा सा अलग है, but दोनों एक दूसरे का एनालोगस है, and both are energy storing elements. Both are energy storing elements. Energy storing elements. ये आपको मालूम होना चाहिए. This is the representation of capacitor. This is the representation of inductor. अब हम बात करते हैं, सीधा हम टॉपिक पर आते हैं नाउ, कि हम यहाँ पर assumption ये लेकर चलेंगे कि whenever a current is coming into this capacitor, so this end will be positive and this end will be negative, यानी कि ये प्लेट आपका पॉजिटिव होगा and here it is negative, and same is the case with here. This is inductor, right, positive and negative. यहाँ पर हम बात करते हैं इनका बेसिक जो रूल है, इनका बेसिक इनकी जो फॉर्मेशन है, जिसको आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, एंड दिस इज Q इक्वल टू सी बी. सो Q इक्वल टू सी बी को हम क्या लिखते हैं, दिस इज dQ बाई dt इज इक्वल टू Q इज चार्ज हियर, C इज कैपेसिटेंस एंड V इज द वोल्टेज, C dV बाई dt, right? So this is the voltage across capacitor, so we can write here CV, right? So this is IC, means IC is equal to C dVC by dt. So this is the expression for current. अब अगर आपसे पूछा जाए कि okay fine, what is the expression for voltage here? So what we can write here, we will write here 1 by C IC dt is equal to dVC.
नाउ इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड्स, सो दिस विल बी VC इज इक्वल टू 1 by C इंटीग्रेशन IC dt and plus what is here initial voltage stored, and this is VC 0 plus or 0, राइट. 0 माइनस और 0 प्लस की भी हम बात करेंगे. सो दिस इज योर कैपेसिटर वोल्टेज. और राइट, अगर जनरल एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो हम इसको लिखेंगे दिस इज T नॉट मीन्स एट टाइम t इक्वल टू 0, इट मीन्स एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग. ठीक है, इस वक्त वोल्टेज आपका कितना है. तो ये आपका इंटीग्रेशन का भी फॉर्म आ गया. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटर. ये हम कैपेसिटर के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन लेकर चलेंगे. नाउ अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये कहते हैं कि वेन एवर यू आर फ्लोइंग करंट थ्रू मी मीन्स थ्रू इट, व्हाट इज हैपनिंग. तो यहाँ पर आपको मिलेगा phi इज इक्वल टू L इंटू आई, राइट. और उसके बाद अगर हम इनका नंबर ऑफ टर्न्स, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स इन इंडक्टर, इसकी हम वैल्यू 1 ले लें, अगर नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ आएगा तो एक्चुअली फॉर्मूला आपका ये बनता है कि दिस इज, पहले स्टार्ट होता है phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. इनका स्टार्ट होता है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. यहाँ स्टार्ट होता है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi और phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. तो अगर हम हटा दें यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दें और इक्वल टू में कन्वर्ट करें तो हमारे को मिलेगा n phi इज इक्वल टू L I, राइट. सो n इक्वल टू आपने 1 ले लिया, या अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें so d phi by dt is equal to L di by dt, right. And this as per Faraday हमने इनको कहा कि this is the induced EMF, this is the induced EMF and this is called VL. तो अगर हम वोल्टेज, because we are dealing with electrical circuit, we are not dealing with the magnetic circuit, so we use mainly voltage and current term. So what we have, VL is equal to L di by dt. So this I is nothing but the current flowing through inductor. This IL, this IL is nothing but current flowing through inductor. Fine. And this is IL, right. Now अब हम बात करते हैं. So this is our voltage term. So we will write here this is volt term. Okay, fine. अगर हमको करंट की वैल्यू चाहिए तो we will go for integration VL by L dt, right, is equal to DIL, right. हम यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे. जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा IL and this will be equal to 1 by L इंटीग्रेशन VL dt and प्लस यहाँ मिलेगा क्या, इनिशियल करंट. अगर कोई इस पे पहले से पड़ा हुआ है तो इनिशियल करंट एट टाइम t इक्वल टू T नॉट, यानी कि अगर कोई इनिशियल करंट इसने अपने पर स्टोर कर रखा है. अब क्वेश्चन यही आती है, हमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि बिकॉज दीज टू आर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट. अगर हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो C एंड दिस इज L, एंड यहाँ हम एनर्जी स्टोर करते हैं हाफ CV स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ QV इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C, हाफ Q स्क्वायर बाई C. ये हमारा एनर्जी स्टोर्ड है. लेकिन इंडक्टर की अगर हम एनर्जी स्टोर्ड की बात करते हैं, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. अगर हम इंडक्टर की बात करते हैं तो इंडक्टर में मिलता है हमको हाफ इंटू LIL स्क्वायर, दिस इज हाफ C VC स्क्वायर एंड दिस इज VC इंटू Q, राइट. तो ये हमको मिलता है यहाँ पर, यानी कि हाफ QV हाफ CV स्क्वायर हाफ Q स्क्वायर बाई C, यानी कि दिस इज एनर्जी स्टोर्ड, जूल हमको मिलती है. और यहाँ पर मिलता है हमको हाफ LI स्क्वायर. सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड. तो कहा जाता है कि वेन एवर वी आर यूजिंग इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन आर सर्किट, इट स्टोर सब एनर्जी. इसने एनर्जी कुछ स्टोर कर लिया. एंड वेन वी आर स्विचिंग ऑफ आवर सर्किट, देन द स्टोर्ड एनर्जी विल बी डिलीवर्ड और विल बी गिवन बाय द इंडक्टर. जितनी एनर्जी स्टोर करेगा वो एनर्जी आपको वापस कर देगा. अब क्वेश्चन आता है कि कितनी देर तक वापस करेगा. कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरे दिन तक वापस करते रहे, 2-4 घंटे तक वापस करते रहे. नो, इट डिपेंड्स अपॉन टाइम कांस्टेंट.
ये हमारे टाइम कांस्टेंट पर डिपेंड करता है कि वो कितनी उसकी टाइम कांस्टेंट है। जितनी उसकी टाइम कांस्टेंट होगी उतना ही टाइम वो चार्जिंग में भी लगाएगा, एनर्जी स्टोर करने में भी लगाएगा, और उतना ही चार्ज वो एनर्जी को डिस्चार्ज करने में भी लगाएगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट हमारा इतना बड़ा नहीं हो सकता कि आप इंडक्टर में एनर्जी स्टोर कर दो और उसको 2-4 घंटे तक इस्तेमाल करो। इट इज़ नॉट पॉसिबल। फ्यू सेकंड्स की बात आती है, मिली सेकंड्स की बात आती है, माइक्रो सेकंड्स की बात आती है। ये हमारे को इतना टाइम मिलता है कि हम डिपेंड करता है, बट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ? तो ऑन द बेसिस ऑफ टाउ, टाउ इज इक्वल टू आर सी, यानी कि रेजिस्टर और इंडक्टर, सॉरी रेजिस्टर और कैपेसिटर को मल्टीप्लाई कर देंगे कैपेसिटेंस को, तो हमारे को टाइम टाउ मिल जाएगा, टाइम कांस्टेंट मिल जाएगा। और अगर आर एल सर्किट है तो टाउ इज इक्वल टू एल बाई आर अगर हम यूज़ कर लें तो हमारे को टाइम कांस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, कितना टाइम लगेगा चार्ज होने में और कितना टाइम लगेगा ये डिस्चार्ज होने में। सो दिस इज ऑल अबाउट चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। तो अभी तो हम बेसिक चल रहे हैं, अभी हम आगे नहीं बढ़े, अभी हम बेसिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस आर द बेसिक थिंग्स, एंड ये आपको याद रखना है, ये आपको अपने दिमाग में लेकर चलना है। अगर आप इसको अपने दिमाग में लेकर चलिएगा तो यू वुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, और अगर आपको इतने दिमाग में नहीं रखिएगा तो आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी, आपकी प्रॉब्लम को कोई दूर नहीं कर सकता। तो ये आपका इतना आ गया। अब बात आती है, हम बात करते हैं आगे, और अब हम आगे मूव करते हैं कुछ कैपेसिटर और इंडक्टर की सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस की। अब यहाँ पर हम डेराइव नहीं करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट आपको हम न्यूमेरिकल अप्रोच दिखाएंगे और कि हम कैसे सर्किट्स में इसको यूज करेंगे। राइट, ओके, सो नाउ वी शुड मूव फर्दर। सो दिस इज, तो ये आपको ये दोनों रिलेशंस याद रखिएगा, इन दोनों रिलेशन से हम वोल्टेज और करंट को कैलकुलेट करेंगे अक्रॉस कैपेसिटर। अब बात आती है, हमारा सेकंड पॉइंट ये कहता है कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हम कैसे इसको काउंट करेंगे। ठीक है ना, तो अगर हम इसको काउंट करने की बात आती है तो हम यहाँ पर इसको लेंगे कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल, बहुत बेसिक चीज़ है और ये आपको ऑलरेडी आता है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इंडक्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज पैरेलल के कंसेप्ट बिकॉज आप लोग बीटेक में हैं, और सीरीज और पैरेलल की बात जो बताई जाती है वो क्लास 10 से बताई जाती है। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि आपको सीरीज और पैरेलल का कंसेप्ट मालूम है कि जहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, जहाँ करंट सेम रहेगा दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सो यहाँ पर हम डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं। ये हमारा कैपेसिटर है C1 और C2, ये हमारा सीरीज में कनेक्टेड है, सेम चार्ज यहाँ फ्लो होगी, तो दिस इज इन सीरीज में, ये हमारा सीरीज कनेक्शन है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, फाइन। और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है, दिस इज C1 C2, तो हमारा C इक्विवेलेंट क्या होगा, यानी कि इन दोनों के बदले अगर हमारे को एक कैपेसिटर चूज करना हो तो हम क्या चूज करेंगे, दिस इज C इक्विवेलेंट, और ये दोनों सीरीज में है तो इसको हम क्या लिखेंगे, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसको लिखते हैं 1 बाई C1 एंड प्लस 1 बाई C2 एंड सो ऑन। अगर आगे भी होगा तो इस तरीके से हम करेंगे अगर सीरीज में है। इंडक्टर अगर पैरेलल में होगा, सीरीज में होगा, अगर इंडक्टर हमारा सीरीज में होगा तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा कि कैसे हम डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट आपको मैं फॉर्मूला लेकर चलूंगा बिकॉज ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर हम मेरे को इसके बदले एक इंडक्टर इस्तेमाल करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज L इक्विवेलेंट एंड L इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2, और अगर भी हो तो उसको भी आप सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे को L1 L इक्विवेलेंट जो मिल जाएगा वो L1 एंड प्लस L2 मिल जाएगा, और यहाँ पर जो हमारे को मिला है 1 बाई C इक्विवेलेंट टू मिल गया 1 बाई C1 प्लस C2, और ये फॉर नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, फॉर अ नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज, कैपेसिटर्स इन सीरीज अगर सीरीज में होंगे तो, और ये हमारा क्या है, फॉर अ नंबर ऑफ इंडक्टर्स इन सीरीज, इंडक्टर्स इन सीरीज की बात करते हैं तो। ठीक है, सो दिस इज इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन सीरीज। अब बात आती है पैरेलल की, तो हम पैरेलल भी लगे आप समझ लेते हैं।
सो दिस इज पैरेलल। तो पैरेलल की अगर हम बात करेंगे तो पैरेलल में हम कैसे कनेक्ट करेंगे, ये हमारा कैपेसिटर है, ये हमारा कैपेसिटर है, इनके इक्विवेलेंट अगर हम जैसे C1 एंड C2, ठीक है, तो इनका अगर इक्विवेलेंट हमारे को लेना है, सो दिस विल बी C इक्विवेलेंट एंड दिस इज अ सिंगल कैपेसिटर, राइट, अ सिंगल कैपेसिटर हम इसके बदले इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारा दिस इज आवर सिंगल कैपेसिटर एंड दिस इज C इक्विवेलेंट, so C equivalent will be equal to C1 plus C2, and for a number of capacitors, in parallel की अगर हम बात करें, अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो हम क्या लिखेंगे, C equivalent will be equal to C1 plus C2 plus C3 plus and so on, ठीक है। ये इंडक्टर के अपोजिट में ये ऐड होता है, जैसे यहाँ सीरीज रहेगा तो वहाँ पैरेलल की तरह होगा, ये पैरेलल रहेगा तो सीरीज में। अब आपकी इनकी बात करते हैं हम, ये हमारे इंडक्टर भाई साहब है, दिस इज इंडक्टर, ये पैरेलल में कनेक्टेड है L1 एंड L2। तो अगर इनके बदले मेरे को एक इक्विवेलेंट लेना है तो हम क्या ले सकते हैं, एक इंडक्टर हमारा बन जाएगा L इक्विवेलेंट, राइट, दिस इज आवर L इक्विवेलेंट। तो L इक्विवेलेंट को हम लेंगे L1 1 by L equivalent is equal to 1 by L1 plus 1 by L2. This implies that L equivalent is equal to L1 L2 divided by L1 plus L2। ये हमारा इंडक्टर इक्विवेलेंट इंडक्टर हो गया। अब हमारे को बहुत सारे अगर मिल जाएंगे तो फॉर n इंडक्टर्स, बहुत सारे इंडक्टर्स हैं, ठीक है, इन पैरेलल, ये हमारा पैरेलल में, दिस इज इन पैरेलल, अगर ये हमारा पैरेलल में इन पैरेलल, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 by L equivalent is equal to 1 by L1 plus 1 by L2 and plus 1 by L3 and so on. So ये हमारा इंडक्टर पैरेलल में आ गया। So these are the things we have to perform or we have to understand before the starting transient। आज हम इसको नाम देंगे, इसको हम ये भी कहेंगे कि this is our transient response, यहाँ से ही मिलेगा आपको ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ठीक है, और स्विचिंग भी इसको कहते हैं। फाइन, सो आई होप कि हर चीज़ आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक है ना, यस, बोर्ड इज क्लियर, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। नाउ अगर हम बात करें अब आगे, ठीक है, आगे की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें 2-3 बातें याद रखनी है, बहुत, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं इसकी डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि 2-3 बातें ये हैं क्या। जैसे यहाँ हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज फॉर इंडक्टर, ये हम इंडक्टर की बात करते हैं पहले, ठीक है, इंडक्टर की। तो इंडक्टर की बिहेवियर हम कैसे हम देखेंगे, पहले आपको बता दूं मैं। मान लिया जाए कि आपके पास एक बैटरी है, आपने बैटरी लिया प्लस माइनस, अब यहाँ पर आपने एक स्विच लगा दिया, ऐसे स्विच लगा दिया, राइट, और एक आपने इंडक्टर आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया, दिस इज L, ठीक है, ये आपका V है एंड प्लस माइनस यहाँ से ये IL फ्लो करेगा एंड दिस इज VL, ठीक है, और ये आपके स्विच है, ठीक है। यहाँ आपको 2 बातें याद रखनी है, डायरेक्ट आप याद रखिएगा, डायरेक्ट आपको मैं बता दूं, 2 बातें यहाँ आपको याद रखनी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको इग्नोर नहीं करना है। पहला बात क्या है, फर्स्ट बात ये कहता है कि एट स्टेडी स्टेट, तो अब क्वेश्चन आती है कि भाई स्टेडी स्टेट क्या होगा, व्हाट इज स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट का मतलब एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब भी हमको समझ में नहीं आया कि स्टेडी स्टेट है क्या, व्हाट इज स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो एट स्टेडी स्टेट का मतलब हुआ इट मीन्स स्विच S is closed for a long time, बहुत देर तक आपका ये स्विच जो है वो बंद पड़ा हुआ है, ठीक है। जब ये बहुत देर तक बंद रहेगा, ठीक है, सो नाउ अब बात आती है कि नाउ इंडक्टर behaves as short circuit, तो अगर आपका इंडक्टर अभी क्या करेगा, बिहेव कर रहा है एज शॉर्ट सर्किट, तो अगर ये शॉर्ट सर्किट बात कर रहा है तो यहाँ पर करंट होगा, करंट यहाँ पर होगा, लेकिन शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज नहीं होता। तो
तो हम क्या कह सकते हैं कि VL एट टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी हमारी जीरो हो जाती है, बट IL फ्लोज, IL आपको मिलेगा, ठीक है ना। IL आपका ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यहाँ पर ये करंट आपका फ्लो। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ आपका इंडक्टर जो है वो ऐसे बिहेव करने लगा, एंड ये आपका स्विच आ गया प्लस माइनस V, और ये आपका IL करंट आपका इससे फ्लो कर रहा है, तो IL आपको मिल रहा है। सो IL फ्लोज, VL आपका जीरो हो जाएगा, इंडक्टर जीरो हो जाएगा। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए इसकी रिप्रेजेंटेशन मैं बता दूं आपको। इसको अब हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, ये आपका इंडक्टर हो गया, और इसके पैरेलल में हम एक करंट सोर्स दिखा देंगे, और ये करंट सोर्स हम IL देंगे, और इसको बोलेंगे IL जीरो प्लस, यानी कि ये इस तरीके से, दिस इज योर इंडक्टर, ठीक है। ये VL हो जाएगा, ये आपका L, एंड दिस इज करंट IL। अब बात आती है, ये आपका ये रिप्रेजेंटेशन होगा, इस रिप्रेजेंटेशन को याद रखिएगा। ये कहता है नाउ कि इसके पास एनर्जी, जब इसको आपने बहुत देर तक यूज करा, जैसे ये शॉर्ट हो गया, तो शॉर्ट हो गया तो करंट तो फ्लो करेगा ना। ये करंट आपका यहाँ पर आ गया, ये करंट आपका यहाँ पर आ गया, तो ये t इक्वल टू इन्फिनिटी पर ये करंट इससे पास करते चली जाएगी, बिकॉज ये एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। तो अगर ये एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है तो उसका काम क्या है, तो उसका काम एनर्जी स्टोर करना है। और एनर्जी स्टोर कैसे करता है, तो हाफ LI स्क्वायर के टर्म में। इसका मतलब कि ये इसने हाफ LI स्क्वायर एनर्जी इसने स्टोर कर ली, और जब आपकी सर्किट ऑफ हो जाएगी तो ये स्टोर्ड एनर्जी आपको ये वापस देना शुरू कर देगा, वापस देना ये शुरू कर देगा, ठीक है। सो दिस इज, याद रखिएगा, दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इट इज लाइक अ कैसा बोलते हैं इसको, करंट सोर्स बोलते हैं, तो इट्स लाइक अ करंट सोर्स, ये आपका बिहेव करेगा। अब क्या होगा, तो इसका मतलब कि IL फ्लो करेगा, यानी कि शॉर्ट सर्किट का बिहेव करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है क्या, कि अब इसमें एनर्जी स्टोर कर लें, व्हेन, ठीक है, व्हेन सप्लाई इज ऑफ, then inductor discharges this energy थ्रू रेजिस्टर। एक रेजिस्टर के थ्रू आपका ये इंडक्टर जो है एनर्जी अपना डिस्चार्ज करने लगा। आपको रेजिस्टर प्रोवाइड करने पड़ेगी आपको, ताकि आपका जो स्टोर्ड एनर्जी है वो निकल जाए बाहर। तो अब आपने क्या किया, अब हमें जो यहाँ पर याद रखना है वो दो बातें याद रखनी है, कि एट t टेंस टू इंफिनिटी, यानी कि स्टेडी स्टेट में आपका इंडक्टर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो इसने एनर्जी स्टोर कर लिया। अब सेकंड आपको याद रखना है, इसको फर्स्ट कर लीजिए। सेकंड आपको याद करना है कि एट t टेंस टू जीरो प्लस, इसको बोलते हैं जस्ट आफ्टर स्विचिंग, ठीक है। और ये बराबर होता है और t इक्वल टू जीरो माइनस, यानी कि जीरो प्लस t इक्वल टू जीरो प्लस को बोलते हैं t इक्वल टू जीरो प्लस जस्ट आफ्टर स्विचिंग, इसको बोलेंगे जस्ट आफ्टर स्विचिंग। और t इक्वल टू जीरो माइनस को बोलते हैं जस्ट बिफोर स्विचिंग। प्रैक्टिकली क्या होता है कि प्रैक्टिकली मान लिया जाए कि आप खड़े हो गए, आपको ये स्विच ऑन करना है, ये आपका स्विच है, ये आपको ऑन करना है। तो हम यहाँ खड़े हो गए, तो अब यहाँ पर हाथ रख दिया, मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ, तो t इक्वल टू स्विच ऑन करने से जस्ट पहले अब हमने ऑन कर दिया, ठीक। तो जस्ट बाद, यानी कि ये टाइम इतना छोटा होता है, t इक्वल टू जीरो माइनस और t इक्वल टू जीरो प्लस, ये इतना छोटा होता है कि कोई इसको मेजर कर ही नहीं सकता, वी कैन नॉट मेजर। तो हम वहाँ पर एक कंक्लूजन निकालते हैं कि ठीक है भाई, हम इसको इक्वल मान लेते हैं। तो ये दोनों इक्वल होते हैं, t इक्वल टू जीरो प्लस यानी कि जस्ट बिफोर स्विचिंग और आफ्टर स्विचिंग। यहाँ पर याद रखिएगा कि आपका इंडक्टर जो होगा दैट विल बिहेव, इंडक्टर behaves as
ठीक है, याद रखिएगा, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। तो जब ये ओपन सर्किट होगा तो ये वाला आपका निकल जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, तो करंट जितना स्टोर्ड रहेगा सिर्फ वही फ्लो करेगा, वही आपके सर्किट में फ्लो करता जाएगा। इतनी बातें आपको याद रखनी है इन इंडक्टर के बारे में, तभी हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को स्टडी कर पाएंगे, अदरवाइज नेक्स्ट 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 टू इम्पॉसिबल, कर ही नहीं सकते। ठीक है, और इतने के साथ साथ आपको थोड़ी सी डिफरेंशियल इक्वेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मैं बताऊंगा, और थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल सर्किट केवीएल केसीएल की। तो सबको अगर हम मिला देंगे तो ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बच्चों को लगता बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल लगता है, नहीं समझ में आता है, लेकिन बहुत ही आसान है, बहुत आसान है ये। ठीक है, जिनकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स ठीक है, जिनको थोड़ा सा मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, और जिनको ये सब बातें जानने में रुचि है, उनको अच्छा लगता है ये सब बातें जानना, तो वो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात बिल्कुल नहीं है। फाइन, तो अब हम बात कर लें जरा सा कैपेसिटर की, उनकी भी प्रॉपर्टीज देख लें, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे क्या कहते हैं उसको, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे सर्किट के, उनके बगैर तो बिल्कुल ही हम अधूरे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट में बात करते हैं कैपेसिटर की। जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो उसको हम कैसे देखेंगे, ये देखिए, दिस इज कैपेसिटर। अब आइए थोड़ा सा कैपेसिटर, और यहाँ फिर से एक बार लिख देता हूँ मैं बीटेक, और फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रांजिएंट एनालिसिस। जरा सा थोड़ी सी बात हो जाए ट्रांजिएंट एनालिसिस के बारे में, बहुत देर से बात नहीं हुई है, तो थोड़ा सा बात कर ले ट्रांजिएंट एनालिसिस के बारे में। व्हाट इज ट्रांजिएंट एनालिसिस? देखिए, मैं बता दूँ आपको प्रैक्टिकली बतौर इंजीनियर के तौर पे। अगर एक इंजीनियर को कहा जाता है कि व्हाट इज ट्रांजिएंट एनालिसिस, तो इंजीनियर बोलता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस। पहला एनालिसिस ट्रांजिएंट एनालिसिस है, दूसरा एनालिसिस है स्टेडी स्टेट एनालिसिस। यानी कि अगर आपको कोई सिस्टम दे दिया जाए तो उस सिस्टम में आप दो एनालिसिस करोगे, एक ट्रांजिएंट एनालिसिस और दूसरा स्टेडी स्टेट एनालिसिस। फाइन, ट्रांजिएंट एनालिसिस और स्टेडी स्टेट एनालिसिस में क्या फर्क है? ट्रांजिएंट का मतलब होता है वेरी शॉर्ट टाइम, यानी कि वो करंट या वो वोल्टेज या वो बिहेवियर ऑफ द सर्किट दैट लास्ट वेरी सुन एंड बट इट इज ओनली फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। ये बहुत कम वक्त के लिए होता है और ये अपने आप खत्म हो जाता है। और स्टेडी स्टेट बोलते हैं कि वो एनालिसिस जो बहुत देर तक चलता रहता है, बहुत देर तक, घंटों घंटों दिन दिन चलता रहेगा, दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट एनालिसिस। अब क्वेश्चन आते हैं, अच्छा क्या होता है ये, कैसे समझा दो जरा। तो अब मैं अगर इसको समझाने चलूं तो मान लिया जाए कि आपके पास एक फैन है, आप गए उस फैन को आपने ऑन किया, पहले से रुका हुआ है, स्विच नहीं है, कमरे में कोई नहीं था, पहले आदमी आप है जो आप कमरे में गए आपने फैन को ऑन कर दिया। तो जैसे ही आपने फैन को ऑन किया वो उसका ट्रांजिएंट पीरियड स्टार्ट हो गया। ये मिली सेकेंड, 1 सेकेंड तक, मैक्सिमम 1 सेकेंड तक, मिली सेकेंड में ये खत्म हो जाता है। तो ये ऑन हो गया आपका, दिस इज कॉल्ड स्विचिंग और दिस इज कॉल्ड ट्रांजिएंट पीरियड। ये ट्रांजिएंट पीरियड एक्सपोनेंशियल होता है, धीरे धीरे डाई आउट होता है। अब आपका जो फैन है धीरे धीरे एकदम मोशन में आता है और एकदम अच्छी फुल स्पीड पर अपना वो चलने लगता है। तो जब वो अपने एक नॉर्मल स्पीड पर आ जाता है तो हम बोले कि नाउ इट इज इन स्टेडी स्टेट। अब मैथमेटिशियन ने कहा कि भैया एक काम करो, हम तुम्हें टाइम दे देते हैं और टाइम बता देते हैं, वैसे काउंट कर लोगे तुम्हारा बिहेवियर पता चल जाएगा। तुमने कहा कि जब स्टेडी स्टेट लेना हो तो t टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लेना, और जब स्विच को ऑन करना हो तो तुम t इक्वल टू 0 ले लेना। अब फिर उसमें पंगा कि स्विचिंग से पहले क्या होगा, अगर मान लिया कि एनर्जी स्टोर करके बैठा हो तो ठीक है, तो ठीक है, जब एनर्जी स्टोर करके बैठा हो और एनर्जी स्टोर उसको डिस्चार्ज करनी है, तो उन्होंने कहा कि क्या काम करना, स्विचिंग का हम दो आपको टाइम देते हैं, t इक्वल टू 0 माइनस और t इक्वल टू 0 प्लस, दो टाइम देते हैं। यानी कि एक t इक्वल टू 0 माइनस जस्ट बिफोर स्विचिंग, अब आप मूड बना रहे हैं कि हम स्विच करेंगे, एंड t इक्वल टू 0 प्लस यानी कि जस्ट आफ्टर स्विचिंग, यानी कि मूड बना लिया आपने, बस ऑन कर दिया। ठीक है, लेकिन इतना ये फास्ट होता है कि मैथमेटिशियन भी 0 माइनस और 0 प्लस में फ़र्क महसूस नहीं कर पाए। तो उन्होंने थक हार के कह दिया कि आप इसको बराबर ले लो, चक्कर में ना पड़ो, ये टाइम बहुत ही छोटा है जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते, तो आप चुपचाप अपना काम चलाओ। और उसको हमने t इक्वल टू 0 प्लस इक्वल टू 0 माइनस लेकर उसको हमने स्विचिंग पीरियड का कह दिया। इसका मतलब
कि t इक्वल टू 0 प्लस पर हमारा ट्रांजिएंट पीरियड स्टार्ट होता है और t इक्वल टू इन्फिनिटी पर हमारा स्टेडी स्टेट पीरियड होता है। इस तरीके से एनालिसिस कर लेते हैं। तो दो तरह के एनालिसिस हुई, कौन कौन? ट्रांजिएंट एनालिसिस एंड स्टेडी स्टेट एनालिसिस। ठीक है, किसी भी एनालिसिस को अगर करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्रांजिएंट एनालिसिस लेंगे, यानी कि स्विचिंग वाला पार्ट, जब स्विच ऑन करेंगे या स्विच ऑफ करेंगे तो स्विचिंग वाला पार्ट हो गया ट्रांजिएंट एनालिसिस, है ना, एंड प्लस स्टेडी स्टेट एनालिसिस कि भाई साहब ऑन है, बहुत देर तक चलेंगे ये इस तरीके से। ठीक है, अब टाइम खराब ना करें हम और सीधा हम कैपेसिटर पे आ जाए ताकि हम आगे भी बढ़ पाए। चलिए अब हम कैपेसिटर की बात करते हैं। तो जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर को बड़ा अच्छा लगता है और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कैपेसिटर के बारे में बात करना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी कहते हैं कि कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता है। ठीक, लेकिन बेचारे इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहते क्यों ब्लॉक करता है। ये उन्होंने हमारे लिए छोड़ रखा है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, कि तुम एनालाइज करो कि क्यों छोड़ रखा है, क्यों ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कैपेसिटर के बारे में। सो दिस इज कैपेसिटर। आपने यहाँ पे आईसी डाल दिया, प्लस माइनस हो गया, यहाँ की वोल्टेज आपकी आ गई, ये सी कैपेसिटर, ये भी सी आ गया। ठीक है, सब आपको मिल गया, राइट। अब बात आती है कैपेसिटर। तो ये क्या करते हैं, ये करते हैं कि एट t tends to infinity, that is at steady state, ठीक है, कैपेसिटर acts as ओपन सर्किट। ठीक है, कैपेसिटर कैसा हमारा होगा, तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट बन जाएगा। ठीक है, इट एक्ट्स एज ओपन सर्किट एंड सो इट ब्लॉक्स डीसी। इसीलिए कहा जाता है कि इसने डीसी को ब्लॉक कर दिया, यानी कि डीसी फ्लो ही नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये एट स्टेडी स्टेट ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ओपन हो जाता है। ठीक है, एंड एट t इक्वल टू 0 प्लस और t इज इक्वल टू 0 माइनस, है ना, यानी कि एट द टाइम ऑफ स्विचिंग। ठीक है, जैसे ही आप स्विच को ऑन कीजिएगा, कैपेसिटर acts as शॉर्ट सर्किट। और इंडक्टर कैसा था, तो इंडक्टर हमारा ओपन सर्किट हो जाता था। कब, जब t इक्वल टू 0 पर आप रखोगे, t इक्वल टू 0 पर ओपन सर्किट। तो ये आ गया आपको एट t इक्वल टू 0, t 0 प्लस एट टाइम ऑफ स्विचिंग कैपेसिटर एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये प्लस माइनस है और इसको अगर हम यूज करना चाहें तो हम कैसे यूज करेंगे, ये कैपेसिटर हो गया, ये प्लस माइनस, और ये डीसी के केस में ये आपका ओपन हो जाएगा, यानी कि ओपन आ जाएगा, और ये यहाँ पर ये इसकी वोल्टेज आ जाएगी प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस ये ही आपका स्टोर करके बैठ जाएगा ये। ठीक है, ये याद रखिएगा, यानी कि t इक्वल टू 0 पर ये स्टोर, यानी कि वोल्टेज स्टोर करेगा। वो क्या करता था, करंट स्टोर करता था। ठीक है, तो इंडक्टर में जब भी आप ढूंढिएगा तो करंट को ढूंढिएगा, और कैपेसिटर में जब भी ढूंढिएगा तो वोल्टेज को ढूंढिएगा। ठीक है, अगर ये दोनों बातें आपको मालूम हो गई तो अब हम एनालिसिस करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान। ठीक है, आसानी इतनी हो जाएगी कि हमें बड़ा मज़ा आने लगेगा और आप लोग धनाधन प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है, तो हमारे कुछ लोग हैं जिनका मैं आज नाम लेना चाहूँगा। एक हमारे सौरभ साहब हैं और एक हमारे साहिल साहब हैं। इन लोगों ने दोनों ने ही कहा था कि हमारे को ट्रांजिएंट का एनालिसिस करके आप भेजिए, हमारे को समझ में नहीं आता, आप समझा दीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारे से थोड़ी सी डिले हो गई तो ये दोनों नाराज़ हो गए। ठीक है, इनकी कोई रिस्पॉन्स मेरे पास नहीं है, तो ये उनके लिए है कि आप नाराज़ मत हुआ कीजिए, देर सवेर आप तक आपकी चीज़ पहुंच जाएगी। अब जिस टॉपिक में भी आपको डाउट होगा उसका लेक्चर आप तक मिल जाएगा और ये आज मॉर्निंग में आपको आपके पास होगा। ठीक है ना, तो नाराज मत हुआ कीजिए। ओके, ये हमारा आ गया कैपेसिटर का बिहेवियर। अब हम लेते हैं 5 मिनट का गैप। ठीक है, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे, फिर आपको हम दिखाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन से, यानी कि इक्वेशन फॉर्म करके, और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का मैथमेटिक्स से हम यहाँ कंपेयर करेंगे और तब हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले हम आपको आज
पहली फुर्सत में आपको हम टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करना सिखाएंगे कि टाइम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि टाइम आपको आरसी सर्किट की भी लेनी पड़ेगी और टाइम कांस्टेंट आपको एलआर सर्किट की भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, दोनों बताता हूँ मैं। ओके।